Good morning to all. Today Good morning. we are going to discuss solid waste from the society, that is unit 6. और इसमें हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बेसिकली पढ़ना है। और एक और पोर्शन है इसमें, दैट इज हजारस वेस्ट मैनेजमेंट का आएगा। तो दो पार्ट में है आपका ये यूनिट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हजारस वेस्ट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ओर चलेंगे। इसमें आपको अगर सिलेबस देखेंगे To start this, तो बेसिकली आपको डेफिनेशन थे, ठीक है। तो इसमें अभी आपको क्या है, बेसिकली डेफिनेशंस वगैरह जानने हैं कि जो रिफ्यूज होता है, रिफ्यूज क्या होता है, रबिश क्या है, गार्बेज क्या है, एसेस क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द जनरेशन टू द लैंड फिलिंग, और जो डिस्पोजल मेथड है वहाँ तक क्या प्रोसेस है, तो उसको जानना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज सॉलिड वेस्ट, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट क्या है अगर बोला जाए तो, द मटेरियल which arises from various human activities and which is normally discarded, मतलब जिसका कोई यूज फर्दर नहीं है उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट बोल सकते हैं। तो ये सब निकलता कहाँ से, जो भी हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज है उसी से निकल रहा है। तो जो आपको ह्यूमन एक्टिविटी जो डोमेस्टिक जो घरों में करते हैं, हाउस होल्ड में करते हैं, वो हुआ। उसके अलावा बोल सकते हैं आप इंडस्ट्री जो है, फैक्ट्री है, तो वहां से भी क्या होता है, आपका वेस्ट जनरेशन होता है। तो सब चीज, सब जो हर जगह से आप कलेक्शन करिए और सब कुछ जो है आपको सॉलिड वेस्ट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये सॉलिड वेस्ट हो गया, जिसका आपको यूज नहीं होता है, जिसको आप डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है। तो वो आपका हो गया सॉलिड वेस्ट। तो ये आपका छोटा सा डेफिनेशन है, तो आप लोग लिख सकते हैं इसको, द मटेरियल विच अराइजेस फ्रॉम वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज एंड विच इज नॉर्मली डिस्कार्डेड एज यूजलेस और अनवांटेड, इट इज नोन एज सॉलिड वेस्ट। तो ये आपके बुक में भी है, बुक है ना आप सबके पास, ये yes, जो है ऋतु पब्लिकेशन की बुक है, उसी का है, ठीक है। अगर मैनेजमेंट की बात करें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से आप क्या समझ रहे हैं, तो इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है कि जैसे जनरेशन हुआ तो उसे हम सोर्स बोलते हैं, सोर्स ऑफ जनरेशन हो सकता है, बहुत सारा सोर्स हो सकता है, हर जगह से हो सकता है। जितना आप देख रहे हैं, स्कूल कॉलेज से लेके आपका हॉस्पिटल है, ठीक है, जो बिजनेस का, जो कमर्शियल शॉप हो गया वहाँ से हो गया, इंडस्ट्री हो गया, और जो हमारा सोसाइटी है वहाँ से हमारा वेस्ट जनरेशन हो रहा है। तो सब जगह से क्या है कि उसको मैनेज करने के लिए हम लोग को क्या है, पहले स्टोरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, स्टोरेज होना चाहिए, जहाँ जनरेशन हो रहा है उसके आसपास में स्टोरेज यूनिट्स हमारे पास होना चाहिए। तो आप यहाँ देखेंगे कि अगर एक मैनेजमेंट का फंक्शन देखा जाए कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है अगर बोलना आपको, तो इट इंक्लूड्स द हैंडलिंग, और हैंडलिंग, ठीक है, जिसमें आपका स्टोरेज आ जाएगा, कलेक्शन आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपका। उसके बाद आप देखेंगे कि डिस्पोजल और ट्रीटमेंट जो बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट है। तो फंक्शनल एलिमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आ रहा है इस फॉलो, जो यहाँ आपको दिख रहा होगा, जनरेशन, ठीक है, स्टोरेज, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड रिकवरी एंड डिस्पोजल। तो ये बेसिक है, बहुत ही वेरी जो बेसिक होता है वो है आपका इसका एलिमेंट्स दिया हुआ, फंक्शनल एलिमेंट कैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम करता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, एक नीचे अच्छा सा एक आपको फ्लो डायग्राम दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, आपको दिखाया गया कि मैनेजमेंट में जो हम लोग बात करते हैं कैसे हम इस चीज को कम कर सकते हैं, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो इम्पैक्ट है ये डायरेक्टली आपको किस पे पड़ रहा है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पे। तो इससे सबसे ज़्यादा जो क्षति हो रहा है किसको हो रहा है, इन्वायरमेंट को हो रहा है। और अगर इन्वायरमेंटल जो भी पॉल्यूशन है उसके कारण फिर आपको ही क्षति होने वाला है, जैसे हम लोग को ही होने वाला है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग को होगा क्षति, और हम लोग जो भी आप एनिमल्स है उसको भी होगा। तो ह्यूमन और एनिमल्स जो है ज़्यादा इफेक्टेड होंगे, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कारण पॉल्यूशन हो रहा है। इसके अलावा और भी कंटामिनेशन होते हैं, आप समझते होंगे, वाटर पॉल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, एयर पॉल्यूशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे है, यही सबसे आ रहा है। मैनेजमेंट करना चाहिए, और मैनेजमेंट के साथ साथ हमको सोचना
करने के लिए अगर सोचा जाए तो यहाँ पे मतलब अगर सोचिए कि हमें सॉलिड वेस्ट में कम करना है, जनरेशन ही कम करना है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 प्रायोरिटी सेट किया गया है। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी और लास्ट प्रायोरिटी। मतलब क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें तो यही करना चाहिए कि जो आपका जनरेशन हो रहा है, ठीक है, उसको कम कर दें एट सोर्स। तो सोर्स पे जो जनरेशन हो रहा है, जहाँ सोर्स है, जहाँ से जनरेशन आप देख रहे हैं, सोर्स मतलब क्या हुआ, जहाँ हाउसहोल्ड एक्टिविटी है, यहीं से हम जनरेशन कम कर दें सोर्स से ही, मतलब ज़्यादा है सॉलिड वेस्ट निकलने ही नहीं दे। तो ऐसा हो सकता है। ये कैसे हो सकता है बताइए। इसके लिए कोई एक पॉइंट है आपके मन में जो होगा, सर कोई आइडिया। अवेयरनेस होना चाहिए सबको। ठीक है, अवेयरनेस है, लेकिन आप ठीक है, आप ही हैं, हम लोग ही हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, चलिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं घरों में। हम लोग घर के लोगों को समझाएंगे कि कैसे इसका कम यूज करेंगे। कोई एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे माना कि सर प्लास्टिक बैग हुआ, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग प्लास्टिक के बैग के बदले अपने आसपास भी खुद भी जूट जूट का बैग यूज करें, तो यहाँ से भी कम हो सकता है। देखिए, हाँ, एज एज अ पर्सन हमें क्या करना चाहिए कि जैसे मान लीजिए आप प्लास्टिक यूज करते हैं, उसको प्लास्टिक को हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम मार्केट जा रहे हैं अपना, प्लास्टिक नहीं ले रहे हैं, हम अपना थैला लेके जा रहे हैं। घर में जैसे देखिए, जैसे आपके पास बहुत सारा कंटेनर रहता है, प्लास्टिक का डब्बा है, ये है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, यूज हो गया उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं, उसको लेके कोई कहीं फेंक दिया या कुछ हुआ, उस तरह से डिस्पोजल सही ढंग से भी नहीं करते हैं। और उसको हम लोग सॉलिड वेस्ट में ये कर जनरेशन में वो चला जाता है, फिर वो स्टोरेज में चला गया, वहाँ से फिर वो मैनेजमेंट फैसिलिटी में चला जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, जो आपका वो सब चीज़ें हैं जो जनरेट हो रही है, मान लीजिए प्लास्टिक का डब्बा बचा हुआ है, तो उसको आप कुछ और चीज़ में लगाइए, कुछ और यूज कर लीजिए उसका, तो रीयूज कर लीजिए उसी चीज़ को वहीं पे। और ऐसा करिए कि कहीं आप वो जो प्लास्टिक का डब्बा आ रहा है उस तरह का चीज़ ही कम यूज कीजिए, कि हमको उसमें नहीं चाहिए। हम अपना जो आपका थैला है, आपको जो सही जो होता है ना प्रोसेस, जैसे प्लास्टिक कम यूज करना, उस तरह से पॉलीथीन यूज कम कीजिए, प्लास्टिक यूज कम कीजिए। और भी कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो डोमेस्टिक, जो वेस्ट की बात करें, जैसे फूड से भी खाना वाना बनाते हैं, तो उससे भी जो वेस्ट निकलता है, ठीक है, खाना बनाने में भी जो आपको निकलता है वेस्ट, वो सब को हम कम करें। ठीक है, तो ये सब चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप कम कर सकते हैं। तो वो क्या होगा कि आपका रिडक्शन एट सोर्स हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही है। अगर यहाँ देखिएगा, अगर इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए कि उसको जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से मान लीजिए इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोसेस से जो आपका पॉल्यूशन हो रहा है, मान लीजिए जो जनरेशन हो रहा है वेस्ट का, तो उसको ऐसा सोचना चाहिए कि हमारा प्रोसेस कोई दूसरा प्रोसेस लेके आए, और कोई दूसरा प्रोसेस ला के क्या करें कि हम चेंज करें। ठीक है, प्रोसेस को चेंज कर लें और हमारा वेस्ट जनरेशन को रिड्यूस कर लें। तो कुछ ऐसा प्रोसेस सोचना चाहिए जिससे हमारा जनरेशन ही कम हो जाए। तो यहाँ लिखा होगा आपको, चेंज इंडस्ट्रियल प्रोसेस टू एलिमिनेट यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। ठीक है, परचेज डिफरेंट प्रोडक्ट, यूज लेस ऑफ ए। तो यहाँ क्या है, आपको प्रोसेस चेंज करने की बात कही जा रही है, प्लस ऐसा प्रोडक्ट आप परचेज कीजिए जो कि कम हार्मफुल हो, तो ये भी कहा जा रहा है। रिड्यूस पैकेजिंग एंड मटेरियल्स इन प्रोडक्ट। तो जो पैकेजिंग वाली बात है, जैसे अभी आप देखते होंगे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो है, ठीक है, जो बोतल में आप 1 लीटर का पानी पीते होंगे, या छोटा भी आता है, तो जो 1 लीटर का पानी आप देखते होंगे, कहीं से लिया हमने, पानी पिया, उसके बाद देखते होंगे कहीं फेंक दिया, कहीं भी नाला वाला दिखा बस फेंक दिया। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर होना भी चाहिए, अगर मान लीजिए आप खरीद रहे हैं, तो उसको प्रॉपरली जो स्टोरेज यूनिट है, जहाँ पे स्टोरेज बिन्स लगे हुए हैं, उसमें डालिए। तो ये प्रैक्टिस होना चाहिए। प्लस ये होना चाहिए कि हम उसका कम यूज करें। ठीक है, पैकेज मटेरियल का कम यूज करें। उसके बाद और देख सकते हैं, मेक प्रोडक्ट्स दैट लास्ट लॉन्गर एंड आर इजी टू रिपेयर। तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाया जाए जो ज़्यादा दिन टिके। ठीक है, तो वो कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा सोर्स पे रिडक्शन हो गया। तो ये चीज़ होना चाहिए कि आपको सोर्स जहाँ से जनरेट हो रहा है, उसी को आप रिड्यूस कर दीजिए, वहीं पे आप रिडक्शन कर दीजिए। तो ये कर सकते हैं एक चीज़। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा, और देखिए एक और चीज़ है कि इजी टू रिपेयर। ठीक है, रिपेयर भी आसान हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो, रिसाइकलेबल हो, रीयूजेबल हो। तो ऐसा कुछ होना चाहिए जो भी आपका प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है,
तो इस तरह का प्रोसेस चेंज करने की आवश्यकता है, प्लस इस तरह का हम लोगों को अपने में वो जो है प्रैक्टिस लाना है, हैबिट बनाना है कि हम लोग अन्यथा कुछ को इधर उधर नहीं फेंकें। तो प्रायोरिटी फर्स्ट क्या है कि जनरेशन जहाँ से हो रहा है वहीं पे उसी सोर्स पे उसको कम कर दे जनरेशन। तो एक प्रायोरिटी है। सेकंड की बात करें, ठीक है, तो आपको क्या है सेकेंडरी पोल्यूशन एंड वेस्ट प्रिवेंशन। तो ये क्या है आपका, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट को रीयूज कर लीजिए, ये प्रोडक्ट को फिर उसको यूज करिए, रिसाइकल करिए, कंपोस्ट हो गया, ठीक है, बाय रीयूजेबल एंड रिसाइकलेबल प्रोडक्ट, मतलब रीयूजेबल प्रोडक्ट है तो उसको हम लोग खरीद भी सकते हैं, अपने यूज में ला सकते हैं। तो इस तरह का प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो ये सेकंड प्रायोरिटी है कि हम लोग को जो प्रोडक्ट मान लीजिए जो वेस्ट निकल रहा है उसका हम लोग फर्दर कहीं यूज कर सकें। तो उसका अगर यूज हो जाएगा तो फिर वो वेस्ट में नहीं जाएगा, अदरवाइज वो वेस्ट में काउंट हो जाएगा, वेस्ट में चला जाएगा। उसके बाद लास्ट प्रायोरिटी देखिएगा तो मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग का जो बात कहते हैं आप कि वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रीट वेस्ट टू रिड्यूस टॉक्सिसिटी, ठीक है, इंसिनरेट वेस्ट, ठीक है, इंसिनेशन जो आप पढ़ते हैं। उसके बाद ब्यूरियल हो गया लैंडफिल्स में, एंड रिलीज वेस्ट इनटू एनवायरनमेंट फॉर डिस्पोजल और डाइल्यूशन। तो कुछ ऐसा वेस्ट है जैसे कि वेस्ट वाटर की बात करें तो उसमें जैसे कैसे करते हैं, डाइल्यूशन के थ्रू करते थे, लेकिन ये सॉलिड है तो इसका जो डिस्पोजल होगा हम लोग रिवर में नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोगों को प्रॉपर लैंड फिलिंग करना पड़ेगा, ठीक है, या इंसिनरेटर से काम करेंगे, या पायरोलिसिस प्रोसेस है, ठीक है, या इसका अगर और कोई प्रोसेस में यूज हो सकता है तो वो करेंगे। तो उस तरह का हम लोग इसमें मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए प्लास्टिक वगैरह है रिसाइकलेबल है, रिसाइकल हो जाएगा प्लास्टिक को अगर हम लोग सही तरीके से मैनेजमेंट करें तो, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है ये सब चीजें? यस सर। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं शुरू में ही, जैसे हम लोग जो प्रोड्यूस करेंगे लेस वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, अगर हम लोग हजारस वेस्ट है तो उसको क्या करेंगे, पहले सेपरेट कर लिया जाए, ठीक है, उसको कन्वर्ट करके हम लोग लेस हजारस बनाएंगे, ठीक है। लैंड फिलिंग, अंडरग्राउंड इंजेक्शन, वेस्ट फाइलिंग, ये सब मेथड है, हजारस वेस्ट में पढ़ेंगे इसको। चलिए, अब जो टर्म आता है कि बेसिक डेफिनेशन की बात आती है, रिफ्यूज क्या है, रबिश क्या है, गार्बेज क्या है, एसेस क्या है, तो ये बेसिकली आपको डेफिनेशन पूछा जाएगा। तो refuge is the all the solid and semi-solid waste matters of a community except night soil। तो नाइट सॉइल क्या होता है, जो आपका टॉयलेट का डिस्चार्ज है, ठीक है, जो आपका टॉयलेट लेट्रिन का डिस्चार्ज है उसको नाइट सॉइल बोल सकते हैं आप। और उसके अलावा जितना भी सॉलिड सेमी सॉलिड वेस्ट मटेरियल जो भी निकल रहा है सोसाइटी से उसको आप रिफ्यूज बोलेंगे। तो रिफ्यूज का कहने का मतलब हुआ जिसको आप अनवांटेड मान रहे हैं, जिसको डिस्कार्ड कर रहे हैं कि जिसका फर्दर आपको कोई यूज नहीं है, उसको रीयूज बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सॉलिड वेस्ट हो गया एक तरह से, रिफ्यूज जिसको बोल रहे हैं आप, ये सॉलिड वेस्ट हो गया, और जिसमें आप नाइट सॉइल को हटा दीजिए। तो जो रिफ्यूज जो भी आते हैं डिस्कार्ड करते हैं, जो आपके लिए यूजफुल नहीं है, अब यूजलेस हो गया, तो वैसा जो भी चीज है उसको हम लोग रिफ्यूज बोल रहे हैं। इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हो सकता है। दूसरा अगर देखिएगा जैसे रविश, तो रविश क्या है, तो रविश क्या हो गया, नॉन पुट्रिसेबल सॉलिड वेस्ट, ठीक है, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है वेस्ट कंस्टिट्यूएंट ईदर कम्बिशिबल और नॉन कम्बिशिबल वेस्ट इज नोन एज रविश। तो जैसे कि आप जो भी अभी सिविल की बात करें, सिविल इंजीनियरिंग में जैसे कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन होता है, तो उससे जो वेस्ट निकलता है वो सब क्या हो गया, रबिश हो गया, है ना, क्योंकि उसमें क्या है आपको डिग्रेडेबल नहीं है, वो सब क्या है आपका कंक्रीट का पार्ट है, ब्रिक का पार्ट है, ठीक है, प्लास्टिक है आपका, स्टील है, ठीक है, ग्लास है, तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, कुछ कम्बशिबल होगा, कुछ नॉन कम्बशिबल होगा, और ये जो है नॉन पुट्रिसेबल वेस्ट जितने भी होते हैं सब इसको रबिश में काउंट करेंगे, ठीक है। और गार्बेज क्या हुआ, एक और देखिए यहाँ पे लिखा है गार्बेज, द पुट्रिसेबल सॉलिड, ठीक है, द पुट्रिसेबल सॉलिड वेस्ट कंस्टिट्यूएंट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन और स्टोरेज ऑफ मीट, फ्रूट, वेजिटेबल एक्सेट्रा इज नोन एज गार्बेज। तो घर में जब आप खाना वाना बनाते हैं, ठीक है, उससे जो वेस्ट निकलता है, ठीक है, तो वो सारा वेस्ट जिसमें समझिए कि आपको मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रहता है,
जिससे नहीं होता सूखा कचरा गीला कचरा की बात करते हैं आप, ठीक है, जैसे अभी कॉन्सेप्ट आया है सूखा कचरा गीला कचरा, तो उस तरह से। तो जो भी गीला कचरा जो गार्बेज है उसको आप अलग से स्टोर करते हैं, जो रबिश है, ठीक है, उसको अलग आप स्टोर करते हैं। तो ये कंसेप्ट अभी आया कि अलग अलग उसको हम लोग क्या करें, सोर्स में ही जहाँ पे जनरेट हो रहा है वहीं से उसको अलग अलग करके स्टोरेज किया जाए, उसका कलेक्शन किया जाए और उसको अलग अलग मैनेजमेंट किया जाए। क्या है ये, क्या होगा कि आपको थोड़ा आसान हो जाएगा, आपका मैनेजमेंट आसान हो जाएगा आगे चल के। अदरवाइज दोनों को तो फिर इसका मैनेजमेंट मुश्किल हो जाएगा, इसका रिसाइकलिंग रीयूज फिर मुश्किल हो जाएगा। तो ये बेसिक डेफिनेशन है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है, आपको डेफिनेशन पूछा जाएगा एग्जाम में। चलिए एक चीज और यहाँ पे देखेंगे, एसएस क्या है, द रेजिडुअल रिमेनिंग आफ्टर इंसिनरेशन ऑफ वेस्ट और बर्निंग ऑफ वेस्ट इज नोन एज एसएस। तो जो सिंपली राख बोलते हैं आप लोग, वो चीज है। जब हम वेस्ट को जलाएंगे तो उसके बाद जो बचेगा उसको हम लोग एसएस बोल रहे हैं, राख बोल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है ये चीजें? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट की बात की जाए कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। तो देखिए इसमें कह सकते हैं आप जो हाउस रिफ्यूज है, जिसको हाउस मतलब घर से आप लोग फेंक रहे हैं, मतलब उसको डंप कर रहे हैं, डस्टबिन में डाल रहे हैं। एसेस हो गया अंडर रविश, डेब्रिश फ्रॉम क्लीनिंग, डेमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर, वेजिटेबल, एनिमल वेस्ट, मैटर एक्सेट्रा। तो ये सब जो भी हाउस घर से जो भी वेस्ट निकल रहा है उसको हाउस रिफ्यूज बोल रहे हैं। स्ट्रीट रिफ्यूज क्या हुआ, जैसे कि गली से जो स्वीपिंग हो गया उसका डर्टी मटेरियल ड्रॉप फ्रॉम व्हीकल्स, फ्री लीव्स, एम्प्टी मैच बॉक्सेस, फ्रूट पील्स, एम्प्टी पैकेट्स एक्सेट्रा, जितना भी गली में आपको दिख रहा होगा फेंका हुआ चीजें या प्लास्टिक बोतल कोई फेंक दिया, ये कर दिया, तो वो सब क्या होगा, वो स्ट्रीट रिफ्यूज हो गया। उसके अलावा ट्रेड रिफ्यूज क्या हुआ, सॉलिड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, बिजनेस सेंटर्स, स्लॉटर हाउसेस एक्सेट्रा इज ट्रेड रिफ्यूज। जहाँ से मतलब बिजनेस हो रहा है, जहाँ पे शॉप है, कमर्शियल एरियाज है, वहां से अगर रिफ्यूज निकल रहा है उसको ट्रेड रिफ्यूज बोलेंगे, ट्रेड रिफ्यूज हो गया। और स्ट्रीट रिफ्यूज अगर गली से निकल रहा है, ठीक है, सड़क से निकल रहा है। और हाउस रिफ्यूज क्या हुआ, जो घर से आ रहा है, तो वो चीज हो गया। द कैरेक्टराइजेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट इन इंडिया इज वास्टली डिफरेंट फ्रॉम द अदर डेवलप्ड कंट्रीज। दिस इज बिकॉज ऑफ सिस्टम ऑफ फूड पैकेजिंग एंड डिस्पोजल। तो इसके कारण यहाँ पे क्या है आपका, अलग कंट्री से बाहर के कंट्री जो विकसित देश है उससे थोड़ा अलग है। यहाँ देखिए आपका जो आपको दिख रहा होगा कैटेगरी ऑफ वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है स्मॉल टाउन है, ठीक है, स्मॉल टाउन वेस्ट है 5 to 20 टन पर डे। मतलब आपको 60 to 70% जो है स्मॉल टाउन में इस तरह का होता है, ठीक है, इतना आप जनरेशन हो रहा है तो उसमें ये बायोडिग्रेडेबल आपको रहेगा 65 to 70%, जो छोटा मोटा शहर है। रिसाइकलेबल प्रोडक्ट जो है 15 से 8% दिख रहा है आपको, डेब्रिस दिख रहा होगा 15 से 10%, ठीक है, ग्रीन वेस्ट 5 to 12%, ये आपको इसमें बाइफरकेट करके दिया गया है। और लार्जर सिटी में जो है बायोडिग्रेडेबल देखिए कम है 45 to 50%, रिसाइकलेबल 20 to 15%, डेब्रिस 25 to 20% to 15%. The table clearly shows that we have a very large percentage of organic biodegradable. तो इससे फायदा क्या हुआ कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं, और इसके कारण हमारा रिडक्शन होगा। डिग्रेड करने वाला क्या हुआ, उसका डिग्रेड जब करेंगे तो रिडक्शन हो सकता है, मतलब इतना परसेंट ऑफ वॉल्यूम जो है रिड्यूस आप कर सकते हैं अगर सही से मैनेजमेंट करें तो। ओके, तो सॉलिड वेस्ट में जो है उसका मैनेजमेंट अगर अच्छे से करेंगे तो समझिए कि उसका हम लोग मोर देन 50% सॉलिड वेस्ट का हम रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल करके फिर उसको फर्दर किसी चीज़ में यूज करेंगे। अदरवाइज जो आप देखिए डिग्रेड कर रिड्यूस कर सकते हैं वॉल्यूम को एक्चुअली, और कुछ है यहाँ पे रिसाइकलेबल है जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। कुछ चीज़ों को हम रीयूज कर सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं। और फिर नहीं लास्ट में अगर मानिए जो वेस्ट को कुछ नहीं आप कर सकते हैं तो फिर आप उसको क्या कीजिएगा, इंसिनरेशन प्रोसेस है, लैंडफिलिंग है, तो ये करना होगा, डिस्पोजल फाइनली, ठीक है। उसके बाद देखिए सोर्सेस ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो सोर्सेस में देख सकते हैं आप यहाँ पे जो भी आपका रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहाँ से, इंस्टीट्यूशनल हो गया, स्कूल, म्यूनिसिपल ऑफिस, हॉस्पिटल्स, कमर्शियल जो सोर्सेस हैं जैसे रिटेल स्टोर्स है, ठीक है, जैसे आप सर्विस स्टेशन देखते हैं जैसे पेट्रोल पंप्स हो गया,
ऑफिसेस हो गया, वेयर हाउस हो गया, उसके बाद इंडस्ट्रियल सोर्स होगा, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चरल जो सोर्स है वो भी होगा, फार्म ऑपरेशन हो गया, फूड एनिमल पोल्ट्री फार्म। म्यूनिसिपल सोर्स में देखिए डेमोलिशन कंस्ट्रक्शन जो होता है आपका, है ना, कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट जिसकी बात करते हैं। उसके बाद म्यूनिसिपल में स्ट्रीट स्वीपिंग हो गया, वाटर एंड सीवेज ट्रीटमेंट सॉलिड, अगर उससे जो सॉलिड निकलता है, जो स्लज निकलता है, वो भी आपको एक सॉलिड वेस्ट का एक पार्ट कह सकते हैं आप उसको। जो सॉलिड वहां से निकल के आता है, जैसे आपने स्क्रीनिंग किया, ये किया, तो स्क्रीनिंग करने के बाद क्या निकलता है, तो स्लज निकलता है, वो भी एक्चुअली है क्या, सॉलिड वेस्ट है, जो कि वेस्ट वाटर में था उसको निकाल लिया गया। तो उसको भी आप इसमें कह सकते हैं कि दैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक है, तो ये सब सोर्स है, आप इसको एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा, प्लस आपके माइंड में भी होगा ये सब चीजें। ठीक है ना। यस सर। ये सब चीज तो कितनी बार हम लोग शुरू से पढ़ते आने लगता है। चलिए, यहाँ बोला जा रहा है कलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो जनरली जो जनरेशन हो रहा है जहाँ से, उसको हम सोर्स बोल रहे हैं, और सोर्स के जनरेशन के बाद जो हमारा पार्ट आता है मैनेजमेंट में, दैट इज कलेक्शन। तो कलेक्शन ऑफ द सॉलिड वेस्ट टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन एंड हेल्दी, द सॉलिड वेस्ट शुड बी रिमूव्ड इजिली एज पॉसिबल। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट को आपको आराम से हटाना है वहां से जितना संभव हो सके। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कलेक्शन मेनली डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेटेड, ठीक है, साइज ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, सीजन एंड फंड्स अवेलेबल। तो ये जो भी आपका जैसे नगर निगम है, म्यूनसिपालिटी है, तो जो भी शहर में है, तो वहाँ क्या है आपका, जो उनका ये चल रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो है एक मिशन चल रहा है सबका। सब लोग क्या करते हैं, जिस तरह का शहर है आप देखिएगा उस तरह का वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ कलेक्शन होगा, है ना। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि क्वांटिटी कितना जनरेशन हो रहा है। तो बहुत बड़ा सिटी है तो समझिए वहाँ पे दिन में चल रहा है, दो दो बार चल रहा हो, तीन तीन बार चल रहा हो, रिमूवल हो रहा है। तो इस तरह से अब मान लीजिए कोई छोटा शहर है तो वहाँ पे एक बार आया दिन में, कभी 2 दिन पे आया, तो उस तरह से तो आपको क्या है, जो स्टोरेज के लिए आपको प्रोवाइड किया गया है स्टोरेज बिन, ठीक है, बड़ा बड़ा स्टोरेज लगाया गया स्टोरेज के लिए वहाँ पे, ठीक है, स्टोरेज टैंक टाइप भी होता है कभी कभी देखिएगा, तो वो सब लगा दिया गया है ताकि आप लोग जो भी वेस्ट आपके घर से निकल रहा हो, ठीक है, उसको आप स्टोर करें। तो अभी बेसिकली आप देखिएगा, अगर शहर में देखते होंगे तो वहाँ दिखता होगा कि आपको एक सूखा कचरा का अलग दिखता है, गीला का अलग दिखता है ना, गार्बेज अलग दिख रहा है। तो वो चीज़ क्या है, आपको अलग अलग पुट करना है। तो उससे क्या हो जाएगा कि उसको जो उठा के लेके जाएगा, तो जहाँ पे वो मैनेजमेंट है, जहाँ पे डिस्पोजल करना है, जहाँ पे ट्रीटमेंट यूनिट है, तो वहाँ पे क्या होगा, दोनों को अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जा सकेगा। ठीक है, जैसे रविश है, रविश में क्या करेगा कि वो जैसे सूखा है तो उसको क्या करेगा, पहले एग्रीगेशन कर ले, ये कर ले, तो वो सब भी वहाँ होगा कि उसमें से कुछ जो रियूजेबल है, जो रियूज कर सकते हैं, उसको निकाल लिया जाए। तो इस तरह के लिए हम लोग को कलेक्शन जो है वो करना है, वो करेंगे। तो उससे पहले हम लोगों को जो स्टोरेज का यूनिट्स है वो बिछाना है इस तरह से, जो आपका सोसाइटी है अलोंग द सोसाइटी। तो उससे हम लोग फिर कलेक्शन करने जाएंगे। तो कलेक्शन के लिए क्या करेंगे, हम लोग वेस्ट को जो डस्टबिन से उठाया हमने और उसको कलेक्ट करेंगे, जो आपका व्हीकल होता है ना, वेस्ट कलेक्शन के लिए व्हीकल है, उससे कलेक्शन होगा, उसके बाद उसका फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो कलेक्शन के लिए क्या है, रूट्स वगैरह बने रहते हैं वहाँ पे, देखिए कि ड्राइवर जो व्हीकल जो है फिक्स रहता है, वो आएगा टाइम से। और अभी तो देखते हुए काफी इंटरेस्टिंग लगता है कि गाना वाना बजा के आता है ना, देखे ना ये सब कलेक्शन के लिए आता है तो यस क्या सर, सोच। देखें। यस सर। तो यस वही सर। कलेक्शन हो गया, उसी को कलेक्शन बोल रहे हैं हम लोग। In order to prevent the start of order and fly breeding problems, solid waste must be collected as early as possible. तो जितना जल्दी हो सके हम लोग को वहां से सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट कर लेना चाहिए और फिर उसको भेज देना चाहिए, ट्रांसपोर्ट कर देना चाहिए। Thus, to collect solid waste properly and systematically, following points should be kept in mind. तो क्या पॉइंट्स है देखते हैं हम लोग। Routes must be as short as possible टू इकोनोमाइज द सॉलिड वेस्ट कलेक्शन। तो हमारा जो रूट है कलेक्शन का वो क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, ताकि हमारा क्या हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगा, ताकि वो क्या होगा, इकोनॉमिकल होगा। ठीक है, द ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर एंड सेफ कलेक्शन ऑफ द
सॉलिड वेस्ट। तो जो ट्रेनिंग है वर्कर्स का जो उसमें इन्वॉल्व है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के में, तो उनको क्या है आपको ट्रेनिंग देना है ताकि वो प्रॉपर और सेफ कलेक्शन कर सके सॉलिड वेस्ट का। द कलेक्शन मस्ट बी डेली इन कमर्शियल एरियाज, ओके, एंड ट्वाइस अ वीक इन रेजिडेंशियल एरियाज। ठीक है, जो आपका कमर्शियल एरियाज है वहाँ पे क्या है कि ज़्यादा एक्टिविटी हो रहा है, ज़्यादा लोग वहाँ जाते हैं, खरीदारी कर रहे हैं, वहाँ से ज़्यादा वेस्ट निकल सकता है, तो उसको क्या है आपका कलेक्शन हमेशा होते रहना चाहिए। जो कमर्शियल एरियाज है, जहाँ ऑफिस का एरियाज है, में बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, वहाँ वेस्ट जनरेशन ज़्यादा होगा। घर की बात करें तो घर में क्या है, जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे ट्वाइस अ वीक करेंगे तो भी चल सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द जो सिटी है उस पर डिपेंड करेगा, वहाँ के जो, ठीक है, साइज पे डिपेंड करेगा किस तरह का है। उसके बाद देखिए चौथा आपको दिख रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम मस्ट बी ऑर्गेनाइज फॉर लोकल पीपल। तो जो वहाँ के लोकल पीपल हैं उसमें क्या है, अवेयरनेस प्रोग्राम जरूर चलाना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ताकि क्या होगा कि जो वेस्ट वो जनरेट कर रहे हैं उसको सही से स्टोरेज बिन में डालें। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है कि आप देखिएगा जनरल केस में देखिएगा कि यहाँ जहाँ तहाँ जो है घर से कचरा निकाला हमने फेंक दिया, इधर से कचरा उठाया और डस्टबिन में ना डाल के कहीं और फेंक देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है नहीं होना चाहिए। प्लस एक हैबिट बना लेना चाहिए कि नहीं, जब कचरा वाला जो आएगा व्हीकल से आएगा तो उसको हमको कचरा डालना है। ये चीज़ factors affecting the collection of dry refuse, location of dustbin, collection frequency, population density, number of workers used per dumper, time of collection, collection routes, cost of collection। तो ये फैक्टर्स हैं जिससे हमारा जो सॉलिड वेस्ट का कलेक्शन है वो इफेक्ट हो सकता है। लोकेशन, जैसे मेनली आपको इससे ज़्यादा दिक्कत होता होगा लोकेशन की बात करें, क्योंकि आप देखिएगा कि बहुत जगह पे डस्टबिन नहीं रहता है, या मान लीजिए है भी, कहीं टूट फूट हो गया तो उसको जो है रिप्लेस नहीं किया गया है, तो ये कभी कभी अनरीचेबल हो जाता है। तो फिर लोग क्या करते हैं कि देखते हैं डस्टबिन वगैरह नहीं है तो क्या करते हैं, जैसे तैसे फेंक देते हैं जहाँ पे भी, तो फिर वो कलेक्शन करने वाले को भी दिक्कत है। ठीक है, अगर ऐसे वेस्ट जनरेट हो गया सड़क पे ही जमा हो गया तो फिर उसको दिक्कत होता है। प्लस उससे अगर कुछ दिन ज़्यादा रह गया तो फिर उससे, ठीक है, फ्लाइज का तो फिर दिक्कत हो। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट। मेथड्स की बात करें कि हम लोग सिस्टम जो है किस तरह से उसको कलेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे ये जो मेथड्स है, जो भी कलेक्शन आप देख रहे हैं, ये किस तरह का है कि कैसे हम लोग डस्टबिन या स्टोरेज को, हम लोग स्टोरेज यूनिट्स को हम लोग बिठा रहे हैं। तो जो स्ट्रीट है, जैसे घर है, उसमें हम लोग किस तरह से रख रहे हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा हाउस टू हाउस कलेक्शन। तो हाउस टू हाउस कलेक्शन में आप देखिएगा कि अलग अलग टाइप का दिखेगा, इसमें भी कर्व सिस्टम, एलआई सिस्टम दिखेगा, सेट आउट सिस्टम, सेट आउट सेटबैक सिस्टम, बैकयार्ड सिस्टम, और बी दिख रहा होगा स्टोरेज बिन सिस्टम। तो हाउस टू हाउस कलेक्शन में क्या होगा, इन हाउस टू हाउस कलेक्शन रिफ्यूज जनरेटेड एंड स्टोर इन इंडिविजुअल प्रीमिसेस इज कलेक्टेड। मतलब घर घर में जो है एक एक घर जाना है उसको, समझिए, कलेक्शन के लिए। तो हर घर में अपना अपना वो क्या करेगा, स्टोरेज जो इंडिविजुअल आपने लगाया है उससे क्या होगा, कलेक्ट करेगा हर घर से। तो ये हाउस टू हाउस कलेक्शन का सिस्टम है। कर्व सिस्टम अगर बोला जाए इसमें क्या है, तो जो रोड साइड जो होता है आपको, ठीक है, उसको देखिए यहाँ पे जो रोड आपको दिख रहा होगा यहाँ, ठीक है, ये व्हीकल का ये दिख रहा है, स्ट्रीट दिख रहा है, गली दिख रहा है, तो ये जो रोड है, तो इसमें देखिए जो साइड में दिखता है ना, इसको हम लोग साइड को बोलते हैं कर्व। यहाँ पे जो स्टोरेज बिन आपको डस्टबिन दिख रहा है, इसमें आप जमा करेंगे। ठीक है, घर के सामने आपका रखा हुआ है, वहां जमा हुआ और लेके जाएगा। द हाउस ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग द रिफ्यूज कंटेनर्स एट द कर्व ऑन द शेड्यूल डे। मतलब आपको क्या करना है, जैसे भर गया आपका डस्टबिन, आप क्या करेंगे, जिस दिन जैसे व्हीकल आएगा ले जाने के लिए, आपको उठा के वहां रख देना डस्टबिन को। वो क्या करेगा, डस्टबिन से लेगा, अपने व्हीकल में डालेगा, फिर डस्टबिन खाली करके आपको रख के आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह का जो है कर्व सिस्टम होता है। द हाउस ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग द रिफ्यूज कंटेनर। तो वेस्ट कंटेनर को आपको रखना होता है, ठीक है, एट द कर्व, मतलब रोड साइड में आपको रखना होता है, ताकि वो इजिली वहां पहुंचे, उठाए और चले जाए। और जो आपका एम्प्टी डस्टबिन है फिर वहीं रख देगा। When the workmen from refuse vehicles collect and empty the container in the vehicle and place them back at the curb।
द हाउस ओनर इज रिक्वायर्ड टू टेक बैक द एम्प्टी कंटेनर टू हिज हाउस। फिर उसके बाद एम्प्टी कंटेनर हो गया, आप उसको ले जाइए, फिर कलेक्शन कीजिए, फिर अपना वही प्रोसेस चलेगा। समझ में आया चीज? यस सर। ये सब पढ़े हैं, चैप्टर को पढ़े हैं कि नहीं आप लोग पढ़े हैं? नहीं सर। नहीं पढ़े हैं अभी? नहीं सर। ठीक है। द कंटेनर, इसमें देखिए एलए सिस्टम सर्विस में क्या है, सिस्टम में क्या है, द कंटेनर आर प्लेस्ड एट द एलए लाइन फ्रॉम वेयर दे आर पिक्ड वर्कमैन फ्रॉम रिफ्यूज व्हीकल हु डिपोजिट बैक द एम्प्टी कंटेनर। तो जिधर आपका, जैसे ये बोल रहे हैं, ये रोड है आपका, तो इधर जो है एलए लाइन है भैया, यहाँ से क्या होगा, वो आएगा, उठाएगा और फिर उसको व्हीकल में डालेगा, फिर चला जाएगा। तो उस तरह से सिस्टम है इसमें। तो ये भी काफी सिमिलर टू कर्व सिस्टम बोल सकते हैं आप, वही चीज यहाँ भी हो रहा है। ठीक है। इसमें देखिए सेट आउट मैन हो गया, सेट इन मैन हो गया, व्हीकल इधर से आया। ठीक है। तो इसमें देख लीजिए सेट आउट सर्विस में क्या है, द वर्कर विथ रिफ्यूज व्हीकल कलेक्ट द कंटेनर फ्रॉम इंडिविजुअल हाउसेज एंड एम्प्टी द कंटेनर इन रिफ्यूज व्हीकल, देन एम्प्टी कंटेनर आर कलेक्टेड बाय द हाउस ओनर। तो बेसिकली जो हाउस टू हाउस कलेक्शन है उसमें क्या हो रहा है कि आपके पास जो कंटेनर है उसमें क्या है, आप वेस्ट जनरेशन जो हो रहा है आपके यहाँ उसको डाल रहे हैं, और उसको फिर जो सिस्टम है, मान लीजिए कभी कर्ब साइड हो गया, कभी एलए बोल रहे हैं, कभी सेट आउट सेट इन बोल रहे हैं, सब में यही हो रहा है कि हाउस टू हाउस कलेक्शन किया जा रहा है, और डस्टबिन जो है आपको खाली करके दे दिया जा रहा है, फिर आपको कलेक्ट कर लेना है। ठीक है। सेट आउट सेट बैक सिस्टम, इन दिस सिस्टम सेट आउट मैन गो टू इंडिविजुअल कलेक्ट द कंटेनर एंड एम्प्टी देम इन द रिफ्यूज व्हीकल। मतलब वो गया, उठाया कंटेनर को, खाली किया, अनदर ग्रुप ऑफ पर्सन रिटर्न देम टू हाउस ओनर, और उसके बाद एक अनदर ग्रुप जो पर्सन का है वो क्या करेगा, उसको रिटर्न करेगा, एक लेके आएगा एक लेके जाएगा। तो ये सब है। बैकयार्ड सर्विस में क्या है, द वर्कर्स विद द व्हीकल कैरी अ बिन और व्हील वैरो, ठीक है, एक्सेट्रा टू द यार्ड, empty the refuse container in the bin or wheelbarrow, the wheelbarrow or bin is taken refuse vehicle where it is empty। तो एक आप देखे होंगे कि इस तरह से टैंक रहता है पीछे, गाड़ी के पीछे देखा है, इस तरह से बना रहता है, उसमें आप क्या करते हैं, अपना डस्टबिन से लेके गए, ठीक है, उसको आपने क्या किया, उसमें डाल दिया। जनरली देखा जाता है, जैसे आप देखिएगा छोटा छोटा जगह पे जो कलेक्शन होता है, तो वो आएगा, ठीक है, उसके पीछे जो है आपको बना रहता है व्हील वैरो, जो है आपको बना रहता है, बिन्स बना रहता है बड़ा सा, गाड़ी में ही जो उसके पीछे आप समझ रहे हैं, जो ट्रेलर बोल सकते हो आप, ट्रेलर वगैरह नहीं होता है जो देखते हैं, जैसे ट्रैक्टर में होता है जो पीछे लगा होता है, तो उस तरह का जो गाड़ी देखिएगा उसमें दो तरह का रहता है बना हुआ, एक एक बिन्स बना रहेगा जिसमें सूखा और एक में गीला कचरा लिखा रहता है, देखें। तो उस तरह का सिस्टम है, बैकयार्ड सिस्टम हो गया, जिसमें हम लोग अपने जो घर का वेस्ट है उसको उसमें खाली कर देंगे, या वो देखिए उठा के खाली करके खुद रख देता है, ये भी होता है। ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि इन द स्टोरेज बिन सिस्टम में क्या हो जाएगा कि जो आपका इन द स्टोरेज वेस्ट इज कलेक्टेड एट स्पेसिफिक पॉइंट इन द बिन प्रोवाइडेड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी। तो बहुत बड़ा बड़ा टैंक आप देखिएगा रहता है, काफी इतना बड़ा रहता है, लगभग आप उसमें जो सोसाइटी आसपास का है वो लोग सब उसमें जमा कर पाए, इतना वॉल्यूम का रहता है। तो उसमें क्या है, आपका स्टोरेज बिन जो है प्रोवाइड किसके द्वारा किया जा रहा है, जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज है, नगर निगम के जो लोग हैं वो लोग प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे भी उनको लगा कि नीड है कि यहाँ पे देने से इस आसपास का जो फैमिली है उसका सारा वेस्ट में कलेक्ट हो सकता है। तो फिर उसके बाद जो शेड्यूल डे होगा उसमें उसको उठा के लेके जाया जाएगा खाली करने के लिए। तो ऐसा होता है। The bins are made up of galvanized iron, mild steel, RCC, etc. Bins are placed at suitable locations. The house owner or workers, street sweepers, etc. store the waste in these bins. ठीक है। These waste is then collected by vehicle and are taken to disposal or treatment site. तो यहाँ पे दो ही सिस्टम बेसिकली आपको समझना है कि एक हाउस टू हाउस सिस्टम हो गया, जिसमें कि डस्टबिन आपका है, ठीक है, और आप जो है कलेक्शन कर रहे हो जी आप, उसके बाद और फिर उस सिस्टम क्या है आपका, खाली हुआ आप रख लीजिए। ये क्या स्टोरेज बिन का सिस्टम है कि खाली क्या जैसे भरा हुआ है उसको ले जाएगा, खाली करके फिर स्टोरेज पॉइंट पे रखेगा, वो चीज हो गया। ठीक है। तो वो स्टोरेज बिन का सिस्टम है, जिसमें स्टोरेज बिन जो है
कौन प्रोवाइड कर रहा है? जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको हम लोग स्टोरेज बिन सिस्टम बोल रहे हैं। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, अभी जो एक टर्म आपको आ रहा है दैट इज मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब यहाँ मेथड्स की बात आई, तो यहाँ पे जो देखिएगा, ट्रीटमेंट टेक्निक्स यूज फॉर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट सिस्टम इंक्लूड्स मैकेनिकल वॉल्यूम रिडक्शन, थर्मल वॉल्यूम रिडक्शन और मैनुअल कॉम्पिटेंट सेपरेशन। तो ये 3 तरह की चीजें, 3 तरह का प्रैक्टिस है जो कि सॉलिड वेस्ट के साथ किया जाता है। तो इसमें जो पहला है आप देखेंगे दैट इज मैकेनिकल वॉल्यूम रिडक्शन। तो इस मेथड में हम लोग को क्या करना है कि जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉम्पैक्शन मेथड। तो दिस इज डन टू इंक्रीज द यूजफुल लाइफ ऑफ लैंडफिल्स वेयर वेस्ट आर कॉम्पैक्टेड। दिस कैन बी अचीव्ड बाय, ठीक है, मैकेनिकल साइज अल्ट्रेशन। तो जो सॉलिड वेस्ट है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको क्या करें, आपको छोटा छोटा कर देना है, मतलब काट, मतलब होता है ना, श्रेडर्स होता है, उसके थ्रू पास कराएंगे, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो उसके थ्रू पास कराएंगे तो जो सॉलिड वेस्ट का साइज बड़ा है कट के छोटा छोटा हो जाएगा, समझ गए? तो मैकेनिकल साइज अल्ट्रेशन जो है एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक मशीन है बेसिकली। उससे हम लोग को सॉलिड वेस्ट एक तरफ से इन कराना है, ऊपर में एक तरफ से इन होगा, उसके बाद जो रोटेटरी रहेगा, रोटेट करता रहेगा, दो रहता है, आप देखिएगा, तो इससे पास करेगा तो क्या होगा कि जो घूमते रहेगा उससे क्या होगा, कटेगा वो। जो सॉलिड वेस्ट है उसका क्या हुआ, एक तरह से साइज को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, अल्ट्रेशन कर रहे हैं। तो साइज अल्ट्रेशन से क्या हो जाएगा कि हमारा जो वॉल्यूम है वो घटेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो उसमें मतलब वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, ठीक है, लेकिन जब आपको साइज अल्ट्रेशन हो जाएगा, सब एक साइज का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपको कि वॉल्यूम घट जाएगा। तो ये चीज एक तरीका है कि ऐसे करके हम लोग फिर बाद में लैंड फिलिंग कर दें। तो लैंड फिलिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो आपको खाली जमीन है, खाली जगह है, तो उसको क्या करेंगे, दूर जाके, शहर से दूर जाके हम लोग लैंड फिलिंग में क्या है, एक ट्रेंच बनाएंगे, अर्थवर्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद अर्थवर्क में क्या करेंगे कि वहाँ पे जो लेयर है नीचे में हम लोग क्या करेंगे, उसको आप ऐसे भरेंगे कचरे को, और उसके ऊपर जो है फिर मिट्टी डालेंगे, जो फ्रेश मिट्टी है उसको आप रोज का प्रैक्टिस है कि 6 इंच लगभग मिट्टी उसमें ये करना होता है, ताकि वो फिर पॉल्यूट ना करे, उसमें ब्रीडिंग फ्लाइज वगैरह का ये ना ब्रीडिंग ना हो, ताकि फिर पॉल्यूशन बाहर नहीं आए एनवायरमेंट में। तो इस तरह की चीज यहाँ पे की जाती है कि आपको लैंड फिलिंग में अपने अर्थ पर किया हुआ है बहुत बड़े एरिया में, और उसको आप वहाँ बिछा दिया, ठीक है, नीचे में, और उसके ऊपर मिट्टी डाल लें जो फ्रेश आपका मिट्टी है। तो ये लैंड फिलिंग का प्रोसेस हो गया। तो बेसिकली करना क्या है कि आप साइज को रिड्यूस कर रहे हैं और फिर लैंड फिलिंग कर रहे हैं, ताकि आपका वॉल्यूम कम छेके, वो जगह कम छेके। तो ये है मैकेनिकल वॉल्यूम रिडक्शन। और देखिए थर्मल वॉल्यूम रिडक्शन क्या हुआ, जब आप समझिए कि जो म्युनिसिपल वेस्ट है उसको जला रहे हैं, आप समझ रहे हैं उसको, तो द वॉल्यूम ऑफ कॉम्बस्टिबल म्युनिसिपल वेस्ट कैन बी रिड्यूस बाय मोर देन 90% बाय दिस मेथड। तो उसको इंसिनरेटर का यूज करके, पायरोलाइसिस प्रोसेस का यूज करके जलाने के बाद जो है उसको डिस्पोज करें, तो जलाने के बाद फिर क्या बचेगा, एसएस बचेगा। तो एसएस को फिर उसके साथ जो बाकी वेस्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, ले जाएंगे फिर लैंड फिलिंग के लिए। तो लास्ट में हमको लैंड फिलिंग करना है, ठीक है, उसके अलावा फिर और यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो इससे कर सकते हैं कि जो कॉम्बस्टिबल वेस्ट होगा उसका रिडक्शन हो जाएगा, वो जल जाएगा, ठीक है, और उसके बाद हम उसको डिस्पोज कर देंगे। तो हमारा इस तरह से वॉल्यूम का ही रिडक्शन हुआ है ना। एक तो मैकेनिकल वॉल्यूम रिडक्शन में आपने देखा कि उसके साइज को छोटा कर दिया गया, अल्टर कर दिया गया, बड़ा बड़ा साइज में था, बहुत ज्यादा वॉल्यूम छेका, उसको हमने कम कर दिया, साइज कटिंग उसको छोटा छोटा करके। दूसरा आपने देखा कि हम उसको जला रहे हैं, इंसिनरेटर का यूज कर रहे हैं, पैरालाइसिस कर रहे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा हीट चाहिए एक्चुअली, और हीट करके उसको जला के जो भी कम्बस्टिबल होगा उसका 90% ज्यादा वो मतलब जल जाएगा, राख बचेगा, फिर उसको आपको डिस्पोज करना है। एक और आप देख रहे हैं कि मैनुअल कंपोनेंट सेपरेशन। तो मैनुअल कंपोनेंट सेपरेशन क्या है, तो इसमें क्या है, आप देखिए, द मैनुअल सेपरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट कंपोनेंट्स कैन बी डन एज फॉलोइंग।
वेयर सॉलिड वेस्ट आर जनरेटेड, जहाँ पे सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है वहीं पे सेपरेशन किया जाए। सेपरेशन मतलब क्या है कि जैसे प्लास्टिक प्लास्टिक को एक साथ कर दिया हमने, ठीक है, उसके अलावा अगर मान लीजिए पेपर पे हमने एक साथ कर लिया, ठीक है, तो इस तरह से प्लास्टिक एक साथ अलग कर देंगे तो एक नेचर का जितना होगा वेस्ट उसको एक साथ कर देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज कर सकते हैं। कुछ मान लीजिए जैसे गार्बेज में से मान लीजिए है जिसको आप जो लग रहा है कि उसको डिग्रेडेबल है उसको एक साथ कर लिया हमने, नॉन डिग्रेडेबल है उसको एक साथ कर लिया हमने, ठीक है, तो ये सब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज करना आपको बोला जा रहा है सेपरेशन, सेग्रीगेशन जिसको आप बोल सकते हो सिंपली, ठीक है। एट ट्रांसफर स्टेशन, जहाँ ट्रांसफर स्टेशन वहाँ किया जा सकता है। जहाँ पे सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग स्टेशन, जहाँ पे मतलब ट्रीटमेंट यूनिट है पूरे शहर का जहाँ पे आ रहा है वहाँ कर सकते हैं। एट डिस्पोजल साइट, ये डिस्पोजल साइट पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैनुअल सॉर्टिंग आप कर सकते हैं। मैनुअल सॉर्टिंग एट द सोर्स ऑफ जनरेशन इज यूजफुल फॉर द रिकवरी एंड यूज ऑफ मटेरियल। अगर मान लीजिए आप मैनुअल सोर्सिंग अगर जहाँ पे जनरेशन हो रहा है सोर्स पे ही अगर कर दें तो तब तो वो तो फिर क्या होगा उसका रिकवरी हो सकता है, रीयूज हो सकता है, समझे। तो आप देखते होंगे कि ये सब होता रहता है। जैसे आप अगर जहाँ पे डंप यार्ड है जहाँ पे देखे होंगे वेस्ट वगैरह, तो वहाँ पे देखते होंगे कि कैसे लोग जो होते हैं, कुछ लोग देखे होंगे आप लोग क्या करते हैं कि वहां से प्लास्टिक चुनते हैं ये वेस्ट वगैरह से चुन के उसको फिर वो जो बेचते हैं कबाड़ी वाले को, देखे हैं सब चीजें। तो वही है कि मैनुअल कॉम्पोनेंट सेपरेशन हम लोग अगर अर्ली कर लें, पहले कर लें या करवा लें तो इससे क्या होगा कि जो यूजफुल मटेरियल जो उसका रीयूज हो सकता है उसको हम लोग क्यों नहीं रीयूज कर लेंगे। तो ये तो प्रैक्टिस ऐसा बन गया, हैबिट ऐसा बन गया, लोग फेंक दे रहे हैं, तुरंत बोतल पानी पिया हमने उसका फेंक दिया। तो ये चीज का प्रैक्टिस ऐसा गलत है, ठीक है, जो कि सुधारा जा सकता है, कम किया जा सकता है, प्लास्टिक का यूज नहीं करें। अब ये सब आया ना अब धीरे धीरे, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आपको डिस्पोजल मेथड दिख रहा होगा, ठीक है। ये तो आपको दिखा कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं सॉलिड वेस्ट को। तो हम सिंपली यहाँ पे यही दिखा रहा है कि आप वॉल्यूम को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट करने का मतलब सीधा क्या हुआ कि वॉल्यूम को रिड्यूस कर रहे हैं और इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट सॉलिड वेस्ट को नहीं दिया जा रहा है। तो एक और हो गया डिस्पोजल मेथड जो अभी आपने देखा कि लैंड फिलिंग। तो डिस्पोजल मेथड की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर द डिफरेंट मेथड्स। अब देखेंगे सैनिटरी लैंडफिल मेथड हो गया, इंसिनरेशन हो गया, कंपोस्टिंग, ट्रेंचिंग, डंपिंग इनटू सी, ठीक है, ये भी एक किया जाता है जहाँ पे समुद्र है पास में, डंपिंग इनटू सी, ग्राइंडिंग एंड डिस्चार्जिंग टू सीवर, ठीक है, बाय सल्वेजिंग। तो ये सब चीज है। तो देखिए इसमें एक एक करके देख लेते हैं। सैनिटरी लैंडफिल मेथड में, इन सैनिटरी लैंडफिल मेथड द सॉलिड वेस्ट एंड अर्थ आर प्लेस्ड इन अल्टरनेट एयर। जैसा मैंने बताया था आपको कि एक लेयर अगर हम लोग वेस्ट का नीचे दे रहे हैं, ठीक है, इसका फिगर आपको दिखेगा लास्ट में। तो नीचे अगर वेस्ट दे रहे हैं तो उसके ऊपर हम लोग सॉइल का एक लेयर देंगे, 6 इंच का लेयर ऑलमोस्ट दिया जाता है यहाँ पे। तो सॉइल का, अर्थ का एक लेयर यहाँ दिया जाएगा, नीचे वेस्ट रहेगा। तो इससे क्या होगा, आपको प्रोटेक्शन होगा कि आपका जो वेस्ट है इसका जो ऑर्डर है, जो फॉल गैसेस निकल रहे हैं इससे, ठीक है, इससे जो ब्रीडिंग हो सकता था आज फ्लाइज का वो सब कम होगा, ठीक है, ये चीज है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट टेक प्लेस एंड इट कन्वर्टेड इनटू स्टेबल फॉर्म। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो सकता है, ठीक है, सॉइल इस पे रहेगा, इसके बाद इस पे जो एनारोबिक कंडीशन बनेगा ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो सकता है क्योंकि बायोडिग्रेडेबल मैटर है इसमें। तो उससे क्या होगा, आपको वो धीरे धीरे स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा, मतलब मैन्योर फॉर्म में आ सकता है, ठीक है, मैन्योर ह्यूमस जो बोलते हैं उसमें आ सकता है एनारोबिक डिकम्पोजिशन के बाद। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर रिक्लेमेशन ऑफ लो लाइंग एरियाज, मतलब अगर लो लाइंग एरियाज है तो उसमें आप इसको कर सकते हैं ताकि जो नीचे है इसका लेवल धीरे धीरे भर भर के ऊपर आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो उस एरिया में ज़्यादा ठीक है। प्लस सेंट्रल लैंड फिलिंग करने के लिए हमको अ, ऐसा होना चाहिए कि रेजिडेंशियल एरिया से काफ़ी दूर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। एडवांटेज ऑफ सैनिटरी लैंड फिलिंग इज मेथड इज सिंपल, इकोनॉमिकल, लेबर कॉस्ट इज लो। और देखेंगे डिसएडवांटेज क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ लीचिट इन लैंडफिल कॉजिंग सरफेस ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। तो लीचिट क्या एक्चुअली है कि जो आप देख रहे हैं उसके बेस से क्या होगा,
कि पर्कुलेशन हो सकता है। यहाँ पे जो वेस्ट है इससे क्या हो सकता है कि वेस्ट में तो आप समझ रहे हैं इसमें मॉइस्चर भी होगा, तो इससे क्या होगा, आपका लीचेट हो सकता है, ग्राउंड के नीचे पहुंच सकता है। तो जो लीचेट है दैट इज एक्चुअली द वाटर जो यहाँ से निकलेगा, जो वेस्ट वाटर होगा वो निकल के जो नीचे चला जाएगा, जो मॉइस्चर होगा धीरे धीरे कलेक्ट होकर नीचे जाएगा और वो क्या होगा, सरफेस वाटर में मिक्स हो जाएगा। तो सरफेस वाटर में जब मिक्स होगा तो आपका वहाँ कंटेमिनेशन होगा, तो उससे आपका जो ग्राउंड वाटर है वो पॉल्यूट हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सेपरेट जगह पे होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे आपका कोई, जैसे होता है ना कोई, जिससे आप माने कहीं नजदीक में कर रहे हैं, वहां से आप पानी का सोर्स बना के रखे हैं, पानी ले रहे हैं ग्राउंड वाटर से, तो वो नहीं होना चाहिए उस तरह का कि ग्राउंड वाटर सोर्स जो है वो आपको कंटामिनेटेड आ रहा है, उसका ना नहीं होना चाहिए। एक और देखिए, एस्थेटिकली अनअट्रैक्टिव साइट एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉक्सियस गैसेस। तो ये क्या है कि जहाँ पे भी जो साइट है वो मतलब आप देखिएगा तो वहाँ पे आप नहीं जा सकते, मतलब वहाँ पे क्या है, जो गैसेस हैं वो मतलब थोड़ा बहुत तो आएगा ही, ठीक है, ऊपर, क्योंकि वहाँ वेस्ट जो है आप डंप ही कर रहे हैं, सीधा डंप करने के बाद क्या हो सकता है कि उससे लीकेज हो, गैस निकले और ऑब्वियसली आएगा गैस ऊपर। तो वो जो साइट है वो आपको अनअट्रैक्टिव है, जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए। प्लस वो क्या है, सिर्फ डंपिंग यार्ड हो गया, तो वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकलेगा, पॉल्यूशन ही आएगा। तो एक तो डंपिंग करके कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा ज़्यादा मैटर जो है, ठीक है, वो एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो जाए और कन्वर्ट हो जाए स्टेबल फॉर्म में, तो ये कोशिश कर रहे हैं। बट अदरवाइज वहाँ पे पोल्यूशन तो क्रिएट होगा ही, क्योंकि ये उस तरह का प्रोसेस नहीं है जहाँ पे 100% आपको मतलब डिस्पोजल हो रहा है ना, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, प्लस यहाँ से पोल्यूशन निकलने का चांसेस बहुत है। इंसेक्ट एंड फ्लाइज ब्रीडिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, कितना भी रोकने से आपको ये प्रॉब्लम होता है इस केस में। ठीक है, दूसरा प्रोसेस आप देखेंगे इंसिनरेशन। तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इन दिस मेथड कॉम्बस्टिबल मटेरियल इज सेपरेटेड फ्रॉम सॉलिड वेस्ट। ठीक है, इट इज देन बर्न इन इंसिनरेटर। समझिए इंसिनरेटर है, उसमें क्या होगा, नीचे से आप लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं उसको। तो नीचे से उसको हीट करना है आपको, ठीक है, फ्लेम से। तो हीट करने में जो उसको आपको कॉस्ट लगेगा वो लगेगा उसमें जरूर, और जो आपका वेस्ट है उसको जलाया जा रहा है एक तरह से। तो वेस्ट को जलाया जाएगा और वेस्ट को फिर जलाने के बाद एसेस को फिर रिमूव किया जाएगा। ठीक है, तो इंसिनरेटर कंसिस्ट ऑफ ए फर्नेस प्रोवाइडेड विथ अ ग्रेटिंग एंड चिमनी। तो एक इसमें चिमनी लगा रहता है, ठीक है, और जो जिसे आप देखे होंगे, अगर इंसिनरेटर नहीं देखे हैं, जहाँ पे आपको फर्नेस टाइप का होता है, नीचे मतलब आग लगा रहे हैं, उस ऊपर आपको वेस्ट आ रहा है और जल रहा है धीरे धीरे। उसको जितना अभी एक बार फीड किया फिर दूसरे बार फीड किया, तो इस तरह से कर करके आप जला रहे हैं उसको। ओनली 1/3 मटेरियल रिमेन्स इन फॉर्म ऑफ एसेस। ठीक है, तो हो सकता है इसमें क्या हो गया कि 1/3 आपको बचेगा, मतलब आप समझिए कि 70% कहाँ चला गया, आपका रिड्यूस हो गया, समझे। तो इस तरह का ऑलमोस्ट जो है 70% आपका रिडक्शन हो गया। प्रोसेस इज कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट, हाँ कॉम्पैक्ट प्रोसेस होगा, एरिया कम लगेगा, लेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ लोकेटेड विद इन सिटी लिमिट। ठीक है, प्रोसेस इज इफेक्टिव। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है, इसका कॉस्ट बहुत हाई होगा, क्योंकि हीट करने के लिए आपको फिर उसके लिए कॉस्ट चाहिए कि हीट करने के लिए जो है आपको कुछ क्या करना पड़ेगा, फिर वहाँ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है, या फिर आपको वहाँ आप कोल बर्निंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो इस पर डिपेंड करें किस तरह का फ्यूल आपको चाहिए। तो वहाँ जो फ्यूल का कॉस्ट है बर्निंग के लिए वो फिर आपको इंक्रीज कर जाएगा, तो फ्यूल के लिए कॉस्ट लगेगा। तो हाई इनिशियल ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट रहेगा आपको। स्किल्ड लेबर वहाँ चाहिए क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा रहेगा जिसपे आपका वहाँ इंसिनरेटर काम करेगा। उसके बाद वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन हो सकता है क्योंकि चिमनी से क्या होगा, जब ही वहां से एयर निकले, जब वहां से आपको धुआं जो निकले, स्मोक जो निकलेगा, उसमें क्या हो सकता है, बहुत सारा टॉक्सिक गैसेस हो सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 बोल रहे हैं आप, बर्निंग से वो सब निकलेगा ही निकलेगा, तो वो सब चीज जो है रहेगा। और देखिए मेथड है आपका कंपोस्टिंग है। ये सब ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हैं सब चीजों को आप लोग। यस सर।
कंपोस्टिंग में क्या कर सकते हैं बताइए, कंपोस्टिंग पहले भी देखे होंगे, याद है किसी को? आशुतोष, कंपोस्टिंग के बारे में कौन बता पाएंगे? मनोज? याद है वर्मी कंपोस्टिंग एक दिन बता रहे थे हम लोग। यस सर सर। इसमें जो है ना, गार्बेज को सर इसमें मैन्यूर में मतलब कन्वर्ट किया जाता है। हाँ बिल्कुल। इसमें वही मतलब किया जाता है मैकेनिकल आप। प्रोसेस। बिल्कुल सही। तो जैसे आपको एक दिन वर्मी कंपोस्टिंग का बताया था हमने कि उसमें क्या है, आप जो अर्थवर्म्स है उसके हेल्प से, ठीक है, कैसे उसका डिकम्पोजिशन होता है, समझ रहे सॉलिड वेस्ट का, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे जो डिकम्पोजेबल ऑर्गेनिक मैटर है, जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है सॉलिड वेस्ट में प्रेजेंट, उसको क्या है, उसको स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, मैन्योर के फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, खाद के फॉर्म में। तो ये बोले कंपोस्ट हमको बनाने का मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग कंपोस्ट बना रहे हैं वेस्ट से। तो ये करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो चाहिए, ठीक है, वो चाहिए। तो इसमें क्या है, वर्मी कंपोस्टिंग आप सुनते होंगे वो सब चीजें। तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, अर्थवर्म वगैरह यूज करते हैं, और भी माइक्रो ऑर्गेनिम्स को यूज करते हैं। तो उसके थ्रू क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, और हमारा कंपोस्ट बनता है। तो मेथड इसमें देखेंगे हम लोग, ओपन विंडो ओपन विंडो कंपोस्टिंग होता है आपको, और मैकेनिकल कंपोस्टिंग हो गया। उसमें आपको अलग अलग मेथड्स होते हैं बेस्ड ऑन, यहाँ पे जो नेम आपको दिख रहा है, इंडोर मेथड, बेंगलोर मेथड, तो ये सब मेथड है। तो कंपोस्टिंग जो है एक्चुअली क्या है, एक तरह का मान लीजिए हमारा क्लोज कंटेनर में कुछ एरिया में हमने सॉलिड वेस्ट को रखा है, ठीक है, और उसमें हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको आप क्या कर रहे हैं, एक पॉपुलेशन को छोड़ रहे हैं ताकि वहाँ पे कंपोस्टिंग हो। धीरे धीरे उसका क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन होने के बाद वो कंपोस्ट में बदल जाएगा। तो ये एक टाइम टेकिंग है, ठीक है, लेकिन कंपोस्टिंग होता है बहुत जगह, ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। समझ गए इसमें आपका, मतलब देखिए इसका एडवांटेज आप देखेंगे कि नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट कैन बी ट्रीटेड बाय दिस मेथड, इट कैन बी सोल्ड देयर बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ डिपोजिंग ऑफ वेस्ट। तो ये है कि यहाँ पे इसको बेचा जा सकता है, ठीक है, इसका यूज फिर हो जाता है। तो इसलिए क्या होगा कि आपका जो कॉस्ट होगा फाइनली घट जाएगा, ठीक है, जो आपको गेन यहाँ से हुआ, और जो कॉस्ट आपको लग, जो डिस्पोजिंग में लग, जो डिस्पोजल कर रहे थे, डिस्पोज कर रहे थे, उसमें लग रहा था, घट जाएगा। इन दिस मेथड नॉन कंज्यूमेबल हैव टू बी डिस्पोज ऑफ सेपरेटली। तो एक डिफिकल्टी क्या आएगा कि जो डिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, अलग से सेपरेटली डिस्पोज करना होगा। तो ये इसमें एक आता है दिक्कत। इट इन्वॉल्व्स हाई इन्वेस्टमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। तो इनिशियल कॉस्ट जो आपका है, शुरू में जो आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी थोड़ा हाई रहेगा, जैसे कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो पॉपुलेशन आपको उसमें फीड करते रहना है। और देखेंगे अगर जैसे ट्रेंचिंग मेथड है, ट्रेंचेज जो है ग्राउंड में हम एक्सकवेट कर सकते हैं, उसको खोद के हम लोग, जो साइज है देखेंगे आप यहाँ पे, तो इस तरह का ट्रेंच बना सकते हैं, ठीक है, 12 मीटर लॉन्ग, 2 to 3 मीटर वाइड, 1 to 2 मीटर डीप। तो ट्रेंच बनाएंगे, ठीक है, ट्रेंच बनाया हमने। द सॉलिड वेस्ट इज डंप्ड इन द ट्रेंच एंड देन कवर्ड फ्रॉम टॉप विथ सॉइल और एनी नॉन कंबस्टिबल मटेरियल। तो इसके नीचे हम लोग वेस्ट डाला, ठीक है, इसके ऊपर से हम लोग सॉइल का एक लेयर दे रहे हैं। ये डीप ट्रेंच है, ये बार बार हम वेस्ट डालेंगे, फिर हम लोग सॉइल का लेयर डालेंगे, तो इस तरह से जैसे लैंड फिलिंग में करते हैं। तो यहाँ ट्रेंच बनाएंगे, इसलिए ट्रेंचिंग मेथड है, ठीक है। द सॉलिड वेस्ट इज डंप्ड इन द ट्रेंचेस, ठीक है, ये तो हो गया। आफ्टर अबाउट 6 months द रिफ्यूज इज कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय एनारोबिक बैक्टीरिया। इसमें भी क्या है, जो आपका वेस्ट है एनारोबिक कंडीशन में डिकम्पोजिशन होगा, कंपोस्ट बन सकता है। और जो कंपोस्ट है उसको हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसमें से, और इसको बेच सकते हैं, सोल्ड कर सकते हैं। प्लस जो ट्रेंच है इसको हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं। ये मतलब कुछ समय बाद क्या है, ट्रेंच जो है जब डिकम्पोजिशन हो गया एक समय के बाद, उसको 6 महीने के बाद देखिए उसको निकाला जाएगा, उसके बाद कंपोस्ट को अलग करके उसको बेचा जाएगा। प्लस बाकी ट्रेंच जो है फिर उसमें हम लोग सेम काम करेंगे फिर दोबारा।
और इस तरह से ये चलता रहेगा प्रोसेस, मतलब ट्रेंच बहुत सारा बनाएंगे, ठीक है। चलिए, और एक मेथड आपने देखा यहाँ पे है कि डिस्पोजिंग इनटू सी। तो ये तो क्या है कि द डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज बाय डंपिंग इनटू सी इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ कोस्टल सिटीज, जो कि समुद्री किनारे जो भी नगर है, सिटीज हैं, तो उसके लिए ये सब पॉसिबल है। व्हाइल डंपिंग द सॉलिड वेस्ट, केयर इज टेकन टू टेक द सॉलिड वेस्ट सफिशिएंट डिस्टेंस अवे 15 to 13 किलोमीटर फ्रॉम द बीच। तो ये क्या एक तरह का है टर्म कि समुद्र जो है बहुत बड़ा है, तो उसमें डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन के कारण क्या होगा, डंपिंग का एक प्रैक्टिस है, ये किया जाता है कभी कभी। चलिए, तो ये कहाँ किया जाएगा, जो कि कोस्टल सिटीज है, ठीक है, जो तो समुद्री तट पे रहने वाले नगर है। It is necessary to prevent the source from waste nuisance because the sea waves may carry the solid waste to the shore and create nuisance। तो ये एग्जाम्पल अगर आपको जानना है तो आप देखिए मुंबई की बात समझिए, कैसे वहाँ एक, अगर आपने न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे तो कैसे समुद्र से जो लोग समुद्र वेस्ट डिस्पोज कर रहे हैं, तो उससे कैसे वहां से निकल के सब किनारे पे आ जाता है। कभी सुना है क्या ये चीज? क्योंकि समुद्र में जो वेव होता है उसके कारण जो है वहां से सारा सॉलिड वेस्ट को वो फिर किनारे पर फेंक देता है। देखिए, सुने ये चीज, ये न्यूज में आता था, आता रहता है क्या निहारेंदु? यस सर। सुने इस चीज को? सुनिए ये सर। न्यूज में काफी यस सर आता सुनिए। है। और यस सर, कभी कभी ये चीज डॉल्फिन भी होता है, आ जाता है। हाँ वो होता है, वेव के कारण होता है। इट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द सोर्स फ्रॉम वेस्ट डिस्टेंस बिकॉज द सी वेव्स, ठीक है, ये चीज हुआ। दिस मेथड इज नॉट सेटिस्फैक्टरी इन रफ वेदर बिकॉज द वेस्ट कैन नॉट बी अर्ली डिस्चार्ज इनटू द सी। द वेस्ट में बी वॉश्ड अशोर अंडर टाइडल कंडीशन। तो टाइडल कंडीशन में तो आपको जो रिवर के किनारे, समुद्र के किनारे जो है वेस्ट आ सकता है। डिसएडवांटेज क्या है? इफ द वेस्ट इज नॉट डंप्ड सफिशिएंटली अवे फ्रॉम द शोर, ठीक है, इट मे बी कैरीड बाय वेव्स टुवर्ड्स शोर अगेन कॉजिंग नुइसेंस। तो ये है कि आपको अच्छा खासा आपको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा डंप करने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ दिख रहा था आपको, सफिशिएंटली डिस्टेंस अवे 15 to 13 किलोमीटर फ्रॉम द बीच। तो बीच से जो है 13 से 15 किलोमीटर जो है दूरी जाके आपको डंप करना होगा। नॉट सेटिस्फैक्ट्री इन रफ वेदर, तो रफ वेदर में सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, जो टाइडल कंडीशंस होते हैं ये होते हैं उस समय। तो ये है बेसिकली सॉलिड वेस्ट का, ठीक है, मैनेजमेंट का पार्ट है। इसको बार बार पढ़िए, ठीक है, और इसमें कोई दिक्कत है तो पूछिएगा। और ये यूनिट जो है आपका ज़्यादा बड़ा यूनिट नहीं है, इसमें भी आपको 4-5 नंबर पूछा जाता है बस। तो इससे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं और शॉर्ट नोट डेफिनेशन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए चलिए इसको आप लोग ब्रीफली देखिए इस यूनिट को, ताकि आपका 2-4 नंबर जो आपका है वो इससे क्लियर हो जाए। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको खत्म करेंगे, हजार्डस वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसको खत्म करेंगे, ठीक है। जी सर। यस सर। आज का सेशन यही खत्म करते हैं, तो थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक, और कोई भी इसमें दिक्कत है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है आपको पूछना होगा तो उसको आप ग्रुप में पोस्ट कीजिए, ठीक है, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और हो सके तो आप लोग हजार्डस वेस्ट के बारे में पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। पढ़ लेने से क्या होगा कि मन में डाउट रहेगा आपका, अदरवाइज आपको ठीक है सुन के लगेगा हाँ ठीक है होता है, तो इसलिए उसको पढ़िए, ठीक है। तो यस सर। चलिए, थैंक यू। यस सर। थैंक यू सर।